गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आप सभी का हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है। और चलिए सभी लोग जल्द जुड़ जाएं ताकि आज का सेशन हम लोग प्रारंभ कर सकें। और जैसा कि आप सबको पता है, आज का यह सेशन जो हम लोग का है ये इंग्लिश का जो बेसिक क्वेश्चंस आप सबके एग्जामिनेशंस में होते हैं, है नहीं, उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सेशन आप सबके बीच लाया जा रहा है। और यह सेशन क्या है? एक्चुअली ये वर्ब का सेशन है। किसका सेशन है? वर्ब का सेशन है। और इस वर्ब के संबंध में बैक सेशन में यदि आप सब उपस्थित हुए होंगे, बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने किया था, जिसमें वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो उस वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रयोग कहाँ होते हैं, वर्ब फॉर्म क्या है, इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स चर्चा करी थी। और चलिए आज की जो शुरुआत हम लोग करेंगे इस सेशन का, यह सेशन आज का है एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू आप सबके लिए लाया गया है। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल 100% इस सारे सेक्शन से जो है सो आप लाभान्वित होंगे। और आइए सभी लोग सॉल्व भी करते चलेंगे और क्वेश्चन नंबर कमेंट के माध्यम से आंसर आप अपना जो है सो बताते चलेंगे और अपना एक सेल्फ एवेल्यूशन आप करते चलेंगे कि किनका क्या स्कोर रहता है। आप सब कमेंट के माध्यम से चाहें तो हमें बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गए आए हुए। और पहला सवाल आप सब देख पा रहे होंगे। पहला सवाल आज के सेशन में पहला सवाल आप देख रहे होंगे। और ये पहला सवाल जो है, पहला सवाल आप देख रहे होंगे, यह पहला सवाल कहता है ना कि मेन वर्ब हमें बताना है। क्या? मेन वर्ब। क्या बताना है? मेन वर्ब बताना है। क्या बताना है? मेन वर्ब बताना है। हमें बताना है क्या? मेन वर्ब, कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है नहीं, क्या बताना है? मेन वर्ब बताना है, ठीक है। अब कहता है कि ये सेंटेंस, इन द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस आप यहां देख रहे होंगे, द कमिटी हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। द कमिटी हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। यहाँ पर द कमिटी आप देख रहे हैं, क्या है? द कमिटी। द कमिटी क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ। द कमिटी क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और इस सब्जेक्ट का ठीक बाद आप सबको पता है जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है नहीं। ठीक इसके बाद आप देखते होंगे यह हमारा क्या है? वर्ब है, यानी क्या? मेन वर्ब है ना। और ठीक इसके बाद आप ये देख रहे होंगे ये सभी का सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस सेंटेंस में द कमिटी हैज अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी, इसमें से बताना है आपको कि ये मेन वर्ब कौन सा है, इसमें से मेन वर्ब कौन सा है। तो आप देख लीजिए, पॉलिसी क्या हो गया आपका? नाउन हो गया नहीं। हैज आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया नहीं। है क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक उसके बाद ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे, कमिटी, यह क्या है? नाउन है। आपको बताना है वर्ब, तो यहाँ पर सी में आप देख रहे होंगे यह क्या है? मेन वर्ब है। एंड जिनका ही आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, यानी कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? अप्रूव्ड, ठीक है। उम्मीद है कि सारे तथ्यों पर आप ध्यान दिए होंगे। सेंटेंस के एक एक वर्ड को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले शुरुआत हमने किया कि सब्जेक्ट, यानी कि द कमिटी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट आप सबको पता है, यह सब्जेक्ट क्या होगा किसी सेंटेंस में? या तो वो नाउन होगा, है नहीं, आप सबको पता है, या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा नहीं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या तो वो क्या होता है? नाउन होता है, या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? कमिटी क्या है? नाउन है। ठीक उसके बाद देखिए हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और उसके बाद देखिए अप्रूव्ड क्या है? मेन वर्ब है। द न्यू पॉलिसी क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पॉलिसी क्या? नाउन। अब देख लीजिए, कमिटी क्या? नाउन। हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब। और एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, वो क्या है? अप्रूव्ड है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर फर्स्ट समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। सवाल नंबर 2 देखा जाए। अब ये सवाल नंबर 2 क्या कहता है? हुई सेंटेंस करेक्टली यूजेस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पर देखिए एक टेंस का नाम यहां पर ले लिया है, क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सबको बता दें ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? एक्चुअली सब्जेक्ट के साथ क्या लेता है? हैड लेता है, बीन लेता है,
प्लस क्या लेता है, V4 लेता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है नहीं। हैड बीन प्लस V4 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे टाइम इंडिकेटर के रूप में या तो सिंस का प्रयोग होता है या फिर किसका प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है, प्लस इसके साथ क्या होता है, टाइम होता है। ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है कि हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस 4 उसमें टाइम इंडिकेटर के रूप में होता है। तो कहता है कि इसमें चार ऑप्शंस में कौन ऐसा ऑप्शन है जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि आप बेसिक तथ्य की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के संबंध में यदि ये बेसिक तथ्य आप सबको याद है, निश्चित रूप से आप 100% सही जवाब देंगे। अब देखिए क्या ऑप्शन ए में शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन ही कॉल्ड। उसके बाद देख लीजिए अब हैड तो यहां पर भी है, बीन इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा। क्या हैव बीन लिखा है जबकि यहां क्या कहता है, हैड बीन। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि लगा दिया इसमें क्या, विल बी। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा क्योंकि लगा दिया आई एम मीटिंग। अब ये जो कहता है हैड बीन प्लस V4 स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि चार ऑप्शन तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर द आवर्स व्हेन ही रिकॉल्ड। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप सब इन बेसिक तथ्य को भी समझ पाए होंगे और यदि बेसिक तथ्य आप समझते हैं तो आपके लिए जवाब देना काफ़ी इजी वर्क होगा, है नहीं, चाइल्ड्स प्ले होगा, है नहीं, बिल्कुल इजीली आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ठीक है। तो आंसर ए जिनका भी होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखा जाए, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है ताकि ये सेंटेंस क्या हो जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए। क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव। सवाल नंबर 3 आप सबके सामने, सवाल नंबर 3 आप सबके सामने। अब देख लीजिए बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आएंगे मीटिंग क्या होगा, खत्म हो चुकी होगी, है ना। अब देख लीजिए बाय द टाइम जैसे ही कर दिया, एक चीज याद रखेंगे, एक्चुअली ये बोध जो कराता है फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, फ्यूचर टाइम का। और यदि ये फ्यूचर टाइम का बोध कराता है तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए तो सिंपल फ्यूचर नहीं होता है, एक्चुअली ये किसका बोध कराएगा, फ्यूचर परफेक्ट, है नहीं, टेंस का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा, एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। बाय द टाइम यू अराइव, है नहीं, वी विल हैव स्टार्टेड द मीटिंग, हम लोग मीटिंग आरंभ कर चुके होंगे। जब तक आप आओगे हम लोग मीटिंग आरंभ कर चुके होंगे, ठीक है। तो कर चुके होंगे यानी क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है आप सबको पता होगा। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है। और कहेंगे कि सर ऐसा, तो एक्चुअली ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप सबको याद होगा कि सब्जेक्ट के साथ 2 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। एक तो होता है शैल हैव और यह अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, विल हैव होता है। विल हैव प्लस क्या होता है, V3 होता है। तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। बाकी सभी ऑप्शन हमारे क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 3 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे और अगला सवाल आप सबके सामने सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखा जाए। अब ये सवाल नंबर 4 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। अब इसमें हमको सीधा कहता है कि वर्ब बताइए, टाइप ऑफ वर्ब बताइए, है ना। ही सीम्स अपसेट अबाउट द डिसीजन, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स। इसमें वर्ब बताना है कि कौन सा वर्ब का प्रयोग किया गया। ही सीम्स अपसेट अबाउट द डिसीजन, किस वर्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने। और निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं सिम्स अपसेट, एक्चुअली ये है क्या, लिंकिंग वर्ब है। तो बाकी सभी क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से बचता, ऑप्शन क्या है, लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने सवाल नंबर 5। हाँ, सवाल नंबर 5 देखा जाए, कहता है चूज द वर्ब दैट इज इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए टेंस स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर लिखा क्या, क्या लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप सबको पता है सब्जेक्ट के साथ दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक तो होता है शैल हैव, प्लस इसके साथ क्या होता है V3 होता है, और दूसरा क्या होता है विल हैव होता है। तो विल हैव प्लस क्या होता है V3 होता है, तो दोनों में ही क्या लेता है V3, दोनों में क्या लेता है V3। तो विल हैव शैल हैव के साथ क्या होगा V3। अब यहाँ पर देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या विल प्लस V1 होगा, नहीं होगा। पेंटेड होगा, नहीं होगा। पेंटिंग होगा, नहीं होगा। ये क्या दिखलाएगा कंटिन्यूअस टेंस का। ये क्या दिखलाएगा V2 है यानी कि पास्ट टेंस का, है नहीं। और ये क्या दिखलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो 4 ऑप्शन से 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा विल हैव प्लस V3, और आप देख रहे हैं विल हैव प्लस V3 यानी कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, Which sentence correctly employs a modal verb, modal auxiliary verb। अब यहाँ पर कहता है modal verb लिख देता है या modal auxiliary verb, इसमें से किसमें प्रयोग किया गया है। सही मतलब प्रयोग तो किया गया है, लेकिन बताना आपको क्या करेक्टली किसमें इस्तेमाल किया गया है। और आप सबको पता है जहां कहीं भी ये modal verb प्रयोग होगा, modal verb जो है यह सभी अपने साथ, मोडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है V1 लेता है। इस चीज को याद रखेंगे, मोडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है V1 लेता है, ठीक है। अब देखिए कैन सिंग वेरी वेल, दे टू लीव। अब ये देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा एलिमिनेट होगा, क्योंकि दे के बाद क्या ले लिया 2 प्लस V1 यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में। उसके बाद देखिए माइट के साथ ये 2 नहीं होता है, ऑप्शन सी एलिमेंट होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी मस्ट बी अराइव्ड नहीं होता, मस्ट बी अराइव यानी V3 ले लेगा। 4 ऑप्शन से 3 तो हमारे एलिमिनेट करेगा। कहता है सही रूप में मॉडल वर्ब का प्रयोग किसमें किया गया है। अब देखिए ऑप्शन ए में किया गया है। कहेंगे सर ऑप्शन ए क्यों सही है, तो आप सबको पता है कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है V1 लेता है। यहाँ पर हमने दिया मॉडल वर्ब जो कि कैन है, और कैन प्लस क्या होगा V1 होगा, कैन प्लस V1 होगा, और कैन प्लस V1 आप स्पष्ट रूप से ऑप्शन ए में देख रहे होंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। शी कैन सिंग वेरी वेल, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि बाकी तथ्यों पर भी आप ध्यान दिए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर देखिए इन्फिनिटिव, बैक सेशन में यदि आप उपस्थित हुए होंगे हमने वहाँ पे इन्फिनिटिव की चर्चा करी थी, काफी विस्तृत चर्चा करी थी, जिसमें इन्फिनिटिव था, जेंड की भी चर्चा हमने करी थी। उसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किया था। तो जेंड के बारे में हमने चर्चा करी थी कि 2 प्लस V1 जो होता है वो जिरेंड होता है। जिरेंड के बारे में 2 प्लस V1 क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। और जिरेंड के बारे में हमने चर्चा करी थी कि V1 ING होगा, यानी कि वर्ब के साथ ING लगेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या होगा नाउन की तरह होगा, तो जिरेंड होगा। यदि वो वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो क्या होगा पार्टिसिपल होगा। तो यहाँ पर सीधा आपसे पूछ रहा है क्या इन्फिनिटिव इन द सेंटेंस शी प्लान्स टू ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट समर, है ना। शी प्लान्स टू ट्रेवल, अब देख लीजिए क्या ये प्लान्स होगा, नहीं होगा। क्यों, योजना बना रही, नाउन है। एंड उसके बाद देखिए पेरिस, यह भी क्या है नाउन है। वर्ब यहाँ पर क्या है ट्रेवल है, ये क्या हो गया वर्ब। लेकिन आपको बताना है क्या इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव आप सबको पता है 2 प्लस क्या होता है V1 होता है। तो 2 प्लस V1 किस में देख रहे हैं ऑप्शन बी में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्फिनिटिव हमेशा क्या होता है प्रीपोजिशन 2 प्लस क्या होता है V1। तो प्रीपोजिशन 2 प्लस V1 किस में है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा आंसर। बाकी क्यों नहीं होगा, तो आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन पूछता है इन्फिनिटिव, पेरिस नाउन है, प्लान्स नाउन है, ट्रेवल वर्ब है, लेकिन इन्फिनिटिव तभी होगा जब प्रीपोजिशन 2 लेगा। सामान्यतः 2 प्लस V1 होता है कौन इन्फिनिटिव। हाँ कुछ होते हैं जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, वो विदाउट 2 होता है। तो याद रखेंगे, कभी हो सकता है किसी चैप्टर में आ जाए। एक जो इन्फिनिटिव होता है वो होता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। एक जो इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव होता है। और ये जो इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव होता है ये क्या होता है विदाउट प्रीपोजिशन 2 होता है, विदाउट प्रीपोजिशन 2। ये क्या होता है विदाउट प्रीपोजिशन 2 होता है कौन बेयर इन्फिनिटिव, उसको क्या कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्फिनिटिव प्रयोग किया गया है जो समानता 2 प्लस क्या है V1 है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 7 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन Which of these is a phrasal verb। अब इसमें बताना है आपको कि फ्रेजल वर्ब इसमें से कौन सा है। लुक आफ्टर है, लुक्ड है, लुकिंग है। अब देख लीजिए फ्रेजल वर्ब मतलब क्या, वर्ब से बना हुआ फ्रेज है नहीं।
यानी कि वर्ब प्लस क्या होगा, प्रीपोजिशन हो सकता है। तो लुकिंग क्या है, V4 है, लुकिंग क्या है, V4 है। अब देखिए लुक क्या है, ये V1 है, उसके बाद लुक्ड क्या है, V2 है। अब फ्रेज देखिए, लुक प्लस आफ्टर, यानी क्या मतलब वर्ब प्लस क्या प्रीपोजिशन, और ये दोनों मिल करके बना दिया क्या, फ्रेज। क्या बना दिया, फ्रेज, है नहीं। हमें पूछ क्या रहा था कि फ्रेजल वर्ब, चूंकि वर्ब से बना फ्रेज है इसलिए क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब हमसे पूछ रहा है तो वह वर्ब जो कि फ्रेज से बना होगा क्या कहेंगे, उसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सवाल नंबर 9 देखा जाए। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब सेलेक्ट द सेंटेंस विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उस सेंटेंस को अब बताइए जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब देखिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आप सबको पता है कि वर्ब के बाद प्रयोग होता है। यह ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। अब कहेंगे सर कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह वर्ब के ठीक बाद इस्तेमाल होगा, यानी कि जो वर्ब का रिजल्ट पड़ेगा, यानी कि वर्ब का डायरेक्ट रिजल्ट जिस पर पड़ेगा, डायरेक्ट रिजल्ट जिस पर पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, डायरेक्ट होगा, है नहीं, वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जिसका इसके बाद प्रभाव पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बताना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किस सेंटेंस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, सवाल नंबर 9। अब देख लीजिए, अब गौर से देख लीजिए किसमें प्रयोग किया गया है। क्या ऑप्शन डी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें क्या है, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जे, है नहीं, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, वी आर गोइंग टू द मार्केट, क्या इसमें इस गोइंग का कोई रिजल्ट पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। उसके बाद साइंस ब्राइटली, इसमें भी क्या है, नो ऑब्जेक्ट, यानी कि नो, इसमें भी क्या, नो। अब देखिए 4 में से 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, वो ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि शी टाउट हिम। अब टाउट हिम ये देख लीजिए, इसमें दो है, एक टेक्निक है, दूसरा क्या है, अब वहां पे दो ऑब्जेक्ट है। उस दो ऑब्जेक्ट में देखिए, अभी अभी आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को आपने क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा, दूसरे को आपने क्या कहा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने कहा। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टेक्निक जो है यहाँ पर, ये टेक्निक क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट हिम है जो इनडायरेक्ट है, तो किसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, वो सेंटेंस क्या होगा, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अब आप सबके सामने सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखा जाए और आंसर करने का प्रयास करेंगे। चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कि वर्ब फॉर्म, हमको सही वर्ब फॉर्म भरना है टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जैसे होता, यदि मैं आपके जैसे होता, आई डैश केयरफुल विथ माई वर्ड्स, है ना। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने, सवाल नंबर 10। अब देखिए ये एक्चुअली है क्या, कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कंडीशनल सेंटेंस तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वेयर होता है। काश ऐसा होता, काश मैं तुम्हारी जैसे होता, या काश मैं आपके जैसे होता, आई डैश केयरफुल विथ माई वर्ड्स, तो मैं अपने शब्दों पर अवश्य सावधान होता, या सावधानी पूर्वक मैं अपने शब्द को रखना चाहता, है नहीं। अब देख लीजिए, क्या विल भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या एम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी विल का क्या हो जाता है, वुड बी, यानी क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला जो वर्ड होगा, पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, है नहीं। और पोलाइट वर्ड आप 4 ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, और एक ऑप्शन बी में ही है, यानी कि सही आंसर जो हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, वुड बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा आप सब बिल्कुल सही हैं। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, आइडेंटिफाई द जिरंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए बैक सेशन में हमने जिरंड को बतलाया था, है ना, और कहता है कि इस सेंटेंस में जिरंड कौन सा है। एक्चुअली जिरंड के बारे में थोड़ी चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे, ताकि हो सकता है कुछ लोग बैक सेशन में उपस्थित नहीं हुए होंगे। जिरंड एक्चुअली क्या होता है, वर्ब होता है, लेकिन इस वर्ब में क्या होता है, आईएनजी लगा होता है। एक और शर्त इसका होता है, यह आईएनजी तो वर्ब में होगा, लेकिन यह प्रयोग होगा किसके जैसे, नाउन की तरह। किसके तरह प्रयोग होगा, नाउन के जैसे। वर्ब नहीं होकर के यह क्या होगा, नाउन होगा। यानी वर्ब में आईएनजी लगा करके जब इसका इस्तेमाल नाउन की तरह होगा, कहेंगे क्या, उसको जिरंड कहेंगे। यानी V1 आईएनजी क्या होता है, जिरंड होता है। कब, जब वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब देख लीजिए, स्विमिंग इज माई फेवरेट, स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पर देखिए स्विमिंग है, तो स्विमिंग यहाँ पर आप क्या देखते हैं, एक चीज तो आप जानते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और आप सबको पता है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, या तो वो नाउन होता है या फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब देखिए प्रोनाउन तो स्विमिंग है नहीं, तो बचा क्या, V1 आईएनजी। और यह V1 आईएनजी किस रूप में, नाउन के रूप में, इसलिए नाउन हमारा क्या होगा, जिरंड होगा। नाउन हमारा क्या होगा, जिरंड होगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और उम्मीद है सभी लोग बेहतर ढंग से सवाल नंबर 11 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे। और अगला सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, विच सेंटेंस फीचर्स अ वर्ब इन द पैसिव वॉइस। अब देख लीजिए, एक्चुअली इसमें हमको दिखाना है कि वर्ब, कौन ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब जो है पैसिव वॉइस में है। वर्ब पैसिव वॉइस में, आप देख लीजिए, चाहे किसी भी टेंस का हो, ऑक्सिलरी वर्ब का वॉइस हो, याद रखेंगे एक चीज, हमेशा पैसिव वॉइस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है, V3 होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है, V3 होता है। और जनरली ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बाई या प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट लगा रहता है। तो पहली पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा, V3, और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या होगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इस कंडीशन में है तो वही हमारा क्या होगा, पैसिव होगा। अब देख लीजिए किस में है, क्या ऑप्शन बी में है, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए V5 है, हमने क्या कहा कि V3 में होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट होगा। उसके बाद देखिए आर कुकिंग, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, V4 है, यानी क्या ऑप्शन सी भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, V3। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा, क्यों, यहाँ पे V2 है। अब देख लीजिए इसमें इस्तेमाल किया V2, इसमें इस्तेमाल किया V4, इसमें इस्तेमाल किया V5। अब 4 ऑप्शन से 3 तो आपने इस आधार पर एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन से आपके पास बचते हैं, ऑप्शन क्या है, ए, है नहीं। यानी कि पैसिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, ऑप्शन ए है ना। और स्पष्ट रूप से आप देखिए द नॉवेल वाज, भी हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस देखिए रिटेन V3, अब बाय प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इन सारे बेसिक कंसेप्ट को साबित कौन करता है, ऑप्शन ए, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, सही आंसर। तो आपका जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तरह तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 13 देखा जाए, सवाल नंबर 13 देखा जाए। अब सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज। अब देख लीजिए करेक्टली मतलब सही सही इस्तेमाल किया गया है, किसको, ए वर्ब, यानी वर्ब का इन द सब्जंक्टिव मूड। कहता है कि सब्जंक्टिव मूड में कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब देख लीजिए 4 ऑप्शन आप सबके सामने, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13। अब देख लियो ऐसा क्या सब्जंक्टिव मूड में ऑप्शन इसमें है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी में है, नहीं है। ऑप्शन बी में है, नहीं है। यानी 4 में से 3 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब कभी भी ये सब्जेक्टिव मूड हो तो इसी तरह से कंडीशन में सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। एज ए सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में आप देख लीजिए 2 सेंटेंस आपका कंडीशनल होगा, है ना। इफ ही वेयर फास्टर ही कुड विन द रेस, यानी कि सब्जेक्टिव मूड में कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 आप सबके सामने। आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा है। सबसे पहले यदि बात करें दे का, दे आप सब जानते हैं क्या सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यहां पर देखिए नाउन तो नहीं है, क्या है, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए आर जो है यह हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। उसके बाद वाचिंग देखिए, वाचिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है।
उसके बाद देखिए तो आप जानते हैं आर्टिकल है, मूवी टू नाइट। अब ये देखिए मूवी मतलब क्या, नाउन, प्लस क्या है, टाइम इंडिकेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टाइम इंडिकेटर। अब इस तरह से हमें सवाल पूछ रहा है क्या, सिर्फ हमें बताना है क्या कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब वाचिंग है, नहीं है। क्या ए है, नहीं है। टू नाइट है, नहीं। ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, आर्टिकल है। ये क्या है, V4 है। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ऑप्शन ए में। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। सवाल नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज एन इरेगुलर वर्ब। अब यहाँ पर कहता है कि कौन ऐसा सेंटेंस है जिसमें इरेगुलर वर्ब का करेक्टली इस्तेमाल किया गया है नहीं। सवाल नंबर 15 आप सबके सामने। सवाल नंबर 15, अब देख लीजिए। अब वो क्या ऑप्शन डी में है, नहीं है। ऑप्शन सी में है, नहीं है। ऑप्शन ए में है, नहीं है। अब देखिए थॉट अबाउट द क्वेश्चंस, यानी इरेगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया किसको, थॉट का, यानी कि ऑप्शन बी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। चूज द सेंटेंस दैट एम्प्लॉइज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है नहीं, विद द वर्ब करेक्टली। अब देखिए सीधा हमें बताना है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और याद रखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने बैक सेशन में भी चर्चा करी थी, शायद आप सब प्रेजेंट हुए होंगे, याद होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में माई से बनता है क्या, माई सेल्फ। माई से क्या बनता है, माई सेल्फ। फिर देखिए वी से क्या बनता है, आवर सेल्व्स। वी से क्या बनता है, आवर सेल्व्स, है ना। इसी तरह से यू से क्या बनता है, योर सेल्फ, है ना। इसके बाद देखिए ही से क्या बनता है, हिम सेल्फ। ये सभी के सभी जो वर्ड बनता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, है नहीं, ये सभी का सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ आपसे यही पूछा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद अ वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और वर्ब के साथ किस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। क्या वो सेंटेंस, क्या वो करेक्टली फिर बोलता है, क्या बोलता है, करेक्टली, है नहीं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी होना चाहिए, है नहीं। अब देख लीजिए किसमें है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। और देखिए सेम एक चीज और होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, इम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है इसके भी एग्जाम्पल यही होते हैं, लेकिन प्रयोग में अंतर होता है। सब्जेक्ट पर यदि जोर डाला जाता है तब इम्फेटिक हो जाता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट पर जोर नहीं डाला जाएगा तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट पर यदि कोई दबाव ना हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यदि यही एग्जाम्पल सब्जेक्ट पर दबाव डालेगा तो क्या हो जाएगा, इम्फेटिक। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें कौन सा है। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। और देख रहे होंगे आप सभी, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, है नहीं। अब यहाँ पे टू लगा दिया, टू होता नहीं। यहाँ पे टू लगा दिया, होता नहीं, है नहीं। और ईट के साथ ईट सेल्फ से नहीं होता है। तो बाकी तीनों तो आपके गलत प्रयोग किया गया है नहीं। रिफ्लेक्सिव तो लिखा लेकिन क्या गलत रूप में प्रयोग किया गया। एक ही है जो सही सही प्रयोग किया गया, वो क्या है, ऑप्शन ए, हिमसेल्फ। देखिए बिल्कुल करेक्टली है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जा सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सही इस्तेमाल किया किसमें, ऑप्शन ए में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17। व्हिच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब इन द इंपेरेटिव मोड। अब कहता है वर्ब ही होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, इंपेरेटिव मोड में होगा। प्लीज क्लोज द डोर, शी वाज क्लोजिंग द डोर, द डोर इज क्लोज्ड, दे वेयर गोइंग टू क्लोज द डोर। इस चार ऑप्शंस में आपको सिर्फ ये बताना है वर्ब को, और वर्ब क्या होना चाहिए, इंपेरेटिव मोड में होना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। प्लीज क्लोज द डोर। अब देख लीजिए ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी कि चार ऑप्शन तीन हमारे क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। एक ऑप्शन से आ रहा है, वो ऑप्शन क्या है, ए है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ अ मॉडल वर्ब्स। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ मॉडल वर्ब। अब देखिए ये मॉडल वर्ब के रूप में किसमें इस्तेमाल किया है, एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन। लेकिन ध्यान रखना है वह मॉडल वर्ब जो ऑब्लिगेशन को दिखा रहा होगा। तो सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, ऑब्लिगेशन दिखा रहा होगा, है नहीं। अब देखिए क्या इसमें ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, नहीं, ये कैपेसिटी दिखलाता है। क्या ऑप्शन सी में ये की क्या दिखलाता है, कैपेसिटी दिखलाता है। क्या ऑप्शन डी में, बिल्कुल नहीं। अब चार ऑप्शंस देखिए, तीन
जो कि विदाउट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किसमें दिखा रहा है? ऑप्शन ए में, यानी कि मस्ट प्लस B1 यानी असाइनमेंट बाय टुमारो। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने सवाल नंबर 19 देखा जाए, और सभी लोग इसी तरह से आंसर करते चलें, है नहीं, और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन आंसर आप सब भी कर पा रहे हैं। और चलिए मजे में इसी तरह से इसका भी आंसर करते चलें। सवाल नंबर 19 अब चूज देखिए, सभी लोग समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं, है नहीं, बेहतर समझ पा रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। और चलिए सवाल जवाब करते हैं हम लोग। चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब। अब देखिए सेंटेंस हमें चुनना है जहां वर्ब क्या होगा, करेक्टली यूज किया होगा, मैचेज द सब्जेक्ट ऑफ नंबर, यानी सब्जेक्ट नंबर जो है बिल्कुल सही इस्तेमाल किया होगा, उसी वर्ब को हमको बताना है। और सवाल नंबर 19 आप सबके सामने, और देख लीजिए द डाटा शोज। अब यहां पर देखिए ऑप्शन ए में द टीम है, यहां लगा दिया क्या? आर। टीम सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद देखिए एवरीबॉडी वाज हैप्पी विथ द डिसीजन, नन ऑफ द अबव। अब देख लीजिए इसमें नहीं है, वर्ब हमें बताना है, इसमें नहीं है। अब डाटा शोज यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट V5 यानी क्या? ऑप्शन बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 19 ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है क्या कि वर्ब करेक्टली यूज किया गया होगा, मैच किया गया होगा सब्जेक्ट और नंबर के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। ऐसा इस्तेमाल किसमें किया गया? ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखिए इसी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक क्लू आपको मिल गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जब कभी भी आप यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है सब्जेक्ट के साथ, यानी यह अपने सब्जेक्ट के साथ दो तरह का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। एक क्या होता है? हैज बीन, प्लस क्या होता है? V4। दूसरा क्या होता है? हैव बीन प्लस इसके साथ क्या होता है? V4 होता है। ये दो प्रकार का क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता है? V4 होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? या तो हैज बीन प्लस V4 होता है, या फिर हैव बीन प्लस V4 होता है। हमें अब देखना है ऑप्शन में क्या है। क्या इज रेनिंग यहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या विल रेन लिखा हुआ है? नहीं। क्या रेंड लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। यानी ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं हैज बीन प्लस क्या है? V4, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अब यदि किसी कंफ्यूजन हो सर ये क्यों नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं इज प्लस क्या है? V4 है, यानी क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। विल रेंड क्या होगा? सिंपल फ्यूचर में होता है। रेंड क्या होता है? सिंपल पास्ट में होता है। नहीं, अब इसी तरह से देखिए 4 ऑप्शंस में 3 तो हमारे एलिमिनेट कर गए, एक ऑप्शन बचता है, और निश्चित रूप से ऑप्शन ए आंसर इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए ही एक ऐसा है जो रूल को फॉलो करता है, हैज बीन प्लस V4, है नहीं। तो यहाँ पर लिखा क्या? हैज बीन प्लस V4, यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 20 बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। और चलिए आज के सेशन को हम लोग इसी सवाल के साथ यही विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के और बेहतर कंसेप्ट के साथ, ताकि आप सबको 100% इसका लाभ मिल सके। और उसी प्रयास में और ऐसे ही मेहनत को लेकर ऐसे ही प्रयास के साथ हम लोग उपस्थित हो रहे हैं अगले सेशन में। और आप सभी को इस सेशन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।